Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers and dear students, welcome to our next lecture. I'm your physics teacher वहाब खान. आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और स्टूडेंट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं. तो लेट्स क्लियर द कन्फ्यूजन इन दिस वीडियो. काइंडली आप लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं. आज के टॉपिक में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज को समझना है. तो पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज को समझने से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को समझना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हम जब पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो पार्टिकल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं. एक पार्टिकल हमारे पास होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और दूसरे जो पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स. इनका जिक्र असल में न्यूक्लियर फिजिक्स में है, लेकिन इस ब्रांच के साथ इसका यानी इस टॉपिक के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है. तो उस ताल्लुक को समझने के लिए हमें इनको समझना हो. ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं हम लोग कहते हैं दोज पार्टिकल्स which are not composed of other particles. वो पार्टिकल्स जो दूसरे पार्टिकल्स से मिलकर नहीं बनते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं. ऐसे पार्टिकल्स के तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन चूंकि आप लोग जो फेमिलियर हो वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल से फेमिलियर हो, वो हमारे पास क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है पॉजिट्रॉन, मियॉन है, टॉन है, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन या ETC. इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है. ये एक ऐसा पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता. ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन. कंपोजिट पार्टिकल्स हमारे पास कौन से पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग कहते हैं कि कंपोजिट पार्टिकल्स हमारे पास वो पार्टिकल होते हैं दोज पार्टिकल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ अदर particles called composite particles. वो पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट पार्टिकल्स. कंपोजिट पार्टिकल्स में हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, इनमें हमारे पास आते हैं प्रोटॉन, इनमें हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन्स. सही है, लेकिन एक चीज़ जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है वो हमारे पास क्या है, इनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं ये दो टाइप्स इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि आप इसके साथ फेमिलियर हैं. आगे वो फिर आप न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे डिटेल से पढ़ोगे. ये जो प्रोटॉन है, सही है, ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं. एक प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है. कितने क्वार्क से मिलकर बना होता है, 3 क्वार्क से. एक प्रोटॉन में हमारे पास 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है. एक बात आपने समझनी है, ये जो अप क्वार्क है इसके ऊपर जो चार्ज है वो +2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, सही है, पिछले लेक्चर में. डाउन क्वार्क जो चार्ज रखता है वो कितना है, -1/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखता है. तो अगर हम 2 अप क्वार्क के चार्ज को देखें तो हमारे पास क्या है, 2/3, फिर एक अप क्वार्क है 2/3, फिर एक डाउन क्वार्क है -1/3. तो ये हमारे पास LCM 3 बना. 2 + 2 -1, 2 + 2 क्या बनेगा, 4 - 1 / 3. 4 - 1 हमारे पास 3 / 3. ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो प्रोटॉन है इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. इसी हिसाब से जो न्यूट्रॉन है वो भी हमारे पास 3 क्वार्क से मिलकर बना है. सही है, ये किस तरह न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रॉन के ऊपर जो नेट चार्ज है वो Q0 होता है, उसको समझते हैं. ये एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से जो है मिलकर बना होता है. तो हम लोग कहते हैं अप क्वार्क के ऊपर 2/3 चार्ज, डाउन के ऊपर -1/3, फिर -1/3. तीनों का एलसीएम हमारे पास लेंगे तो 3 बनेगा. 2 - 1 -1, 2 में से 1 निकालो, 1 - 1 /3, ये 0 /3, ये हमारे पास क्या होगा, 0. तो हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर जो नेट चार्ज है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 0.
अच्छा, ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कंपोजिट पार्टिकल्स है, तो उनके साथ मैंने आपको चार्ज भी प्रूफ करवाया कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है। अब इसको मजीद समझने के लिए हम लोग कहते हैं ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, द साइज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स is approximately इनका जो साइज है वो तकरीबन जीरो के करीब है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमारे पास कितना है, 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 किलोग्राम, और ये बहुत बहुत कम मास है, बहुत बहुत कम साइज है। तो हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो मास है वो तकरीबन न होने के बराबर होता है। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स से रिलेटेड मतलब जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस करना है उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक और टॉपिक, एक और पॉइंट आपको समझना होगा। वो हमारे पास क्या है, चलो उसको समझते हैं। वो हमारे पास क्या है। अच्छा, हम लोग कहते हैं हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, बेसिक फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं। वो हमारे पास क्या है, उनमें पहले नंबर पर जो फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इसका जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, इसका जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट है। इसका रेंज कितना है, ये 10⁻⁻15 मीटर यानी फेमटो मीटर के रेंज में जो है एक्ट कर सकता है। तो हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तमाम फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इसका जो रेंज है वो बहुत छोटा है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही जो है रहता है, न्यूक्लियस से बाहर ये एक्ट नहीं करता है। 10⁻⁻15 फेमटोमीटर में -15 मीटर में ये एक्ट करता है, इतनी डिस्टेंस के लिए एक्ट करता है। अगर डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करना बंद कर देगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये असल में यूनिफिकेशन है टू फोर्सेस का, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों सेम कैटेगरीज में हम लोग आते हैं। हम कहते हैं यार इलेक्ट्रिक फोर्स उस वक्त लगता है जब चार्ज रेस्ट में होता है, मैग्नेटिक फोर्स उस वक्त लगाते हैं चार्ज जब वो किस हालत में होता है, मोशन में होता है। तो इन दोनों फोर्सेस की जो ओरिजिन है वो हमारे पास चार्जेस है, या तो रेस्ट में चार्ज होगा या हमारे पास मोशन में चार्ज होगा। तो हम लोग कहते हैं ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारे पास क्या है, सेकेंड स्ट्रोंगेस्ट फोर्स। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो हमारे पास कौन सा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कितने गुना के बराबर है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर आप 100 हिस्सों में डिवाइड करो, तकरीबन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर 100 हिस्सों में डिवाइड करो तो उसका एक हिस्सा जो बनेगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। तो हम लोग कहते हैं, या मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, 10⁻⁻, यानी ये अगर हम लोग सिंपल लिखना चाहें तो इसको हम 10⁻2 लिख सकते हैं। 10⁻2 को ऊपर लेकर जाओ तो हम कहते हैं 10⁻⁻2 टाइम्स, सही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सही है। ये हमारे पास कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आते हैं। ये सेकंड नंबर पर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसकी क्या खासियत है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। हम लोग कहते हैं ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है हमारे पास थर्ड नंबर पर जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास, मैं सिंपल वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे पास क्या होता है, अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, सही है, 1 लाख हिस्सों में डिवाइड करो तो उसका जो एक हिस्सा बनता है वो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स के बराबर आता है। या अगर इसको हम लोग लिखें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर 10⁻5 से डिवाइड, या इसको ऊपर लेकर जाओ तो हम लोग कहते हैं 10⁻⁻5 टाइम्स, सही है, स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स के बराबर इसकी स्ट्रेंथ होती है। किस फोर्स की? वीक न्यूक्लियर फोर्स की। ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये हमारे पास किस में? न्यूक्लियस के अंदर ही बंद रहता है। अच्छा, इसी हिसाब से जो फोर्थ नंबर पर हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास कौन सा फोर्स है? वो हमारे पास यूनिवर्स में जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये निज़ाम, ये गैलेक्सीज़ हैं, ये मतलब जितना भी ये निज़ाम चल रहा है यूनिवर्स का, ये इस फोर्स की बदौलत चल रहा है। ये जो है लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है। लेकिन लॉन्गेस्ट रेंज से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। इट इज़ वीकेस्ट फोर्स। ये इन तमाम फोर्सेस में सबसे कमज़ोर तरीन फोर्स ये है। सही है, ये सबसे वीक है इन तीनों फोर्सेस में से, इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीक फोर्स ये है। हम लोग कहते हैं ये हमारे पास सिर्फ क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये बहुत ज़्यादा जो है रेंज में एक्ट करता है। तो हम लोग कहते हैं ये जो है बहुत वीक फोर्स है। कितना वीक है? ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के हिसाब से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के हिसाब से अगर उसको आप 10⁻³ ISO में डिवाइड करो, सही है, 10⁻39, यानी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मतलब 10⁻39 ISO में डिवाइड करो, 10⁻39 बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका एक हिस्सा जो बनेगा वो हमारे पास कौन सा फोर्स होगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इसका मतलब है कि इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। अगर 10⁻39 को ऊपर लेकर आए तो ये हमारे पास बनेगा 10⁻39 टाइम्स, सही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग कहते हैं इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे पास क्या है? ये सबसे कमज़ोर फोर्स है। सही है। अब ये फोर्सेस का सिलसिला, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स या दूसरे पार्टिकल्स हम लोगों ने क्यों पढ़े? पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के कंसेप्ट को समझने के लिए इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो हमारे पास क्या है? सबसे पहली चीज़ जिसके साथ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में डील करेंगे वो हमारे पास क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किस चार्ज को बोलते हैं? हम लोग कहते हैं दैट चार्ज whose field is considerable, यानी वो चार्ज, मैं उर्दू में लिखता हूं, जिसके फील्ड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो चार्ज जो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड रखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है, ऐसे चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज जो है उसका जो फील्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग कहते हैं कि दैट चार्ज whose field is studied called सोर्स चार्ज। हम कहते हैं वो चार्ज जिसके फील्ड को हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब ये ऐसा फील्ड रखता है जिसको स्टडी करने से, यानी जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो चार्ज जिसके फील्ड को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ऐसे चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पर आता है वो हमारे पास कौन सा चार्ज है? वो हमारे पास है टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज से रिलेटेड स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हम उनको जो है पहले टेस्ट चार्ज क्लियर करवाएंगे। अब टेस्ट चार्ज से रिलेटेड कौन सी बातें पूछी जाती हैं? पहली बात ये पूछी जाती है व्हाई इट्स फील्ड इज नेग्लिजिबल। दूसरी बात ये पूछी जाती है व्हाई इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तीसरी बात ये पूछी जाती है कि व्हाई इट इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को दे दूंगा कि ये टेस्ट चार्ज जो है हमारे पास क्यों लिया जाता है। एक चीज़ जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, किसी भी फील्ड को, किसी भी सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज, किसी भी चार्ज के फील्ड को स्टडी करने के लिए, उसके फील्ड को टेस्ट करने के लिए, उसके फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए, उसके फील्ड के डायरेक्शन को मालूम करने के लिए, सही है, तो हम लोग जिस सोर्स का, जिस चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो चार्ज हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास होता है टेस्ट चार्ज। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, पहली बात तो ये है दैट चार्ज whose field is negligible,
वो चार्ज जिसका फील्ड हमारे पास क्या हो, नेग्लिजिबल हो। राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्यों नेग्लिजिबल है? मैं नेग्लिजिबल की बात पर आ रहा हूं कि क्यों नेग्लिजिबल है। दूसरा जो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, इट इज यूज टू शो या डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ फील्ड। कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हम कौन सा चार्ज यूज करेंगे? टेस्ट चार्ज। दूसरे नंबर पर, सही है, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। किसी चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो किस पॉइंट पर कितना स्ट्रांग है। अब मैं कहता हूं यार ये एक पॉइंट चार्ज है या सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के मैंने 2 पॉइंट लिए, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया। मैं कहता हूं ये ए जो है 4 सेंटीमीटर के पास ले पर है, ये बी जो है लेट सपोज 8 सेंटीमीटर के पास ले पर है, तो इस बी पर इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, इस ए पर इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। इसके स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा चार्ज रखेंगे? टेस्ट चार्ज रखेंगे। इस टेस्ट चार्ज से हमें पता चलेगा कि इस चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कितना है। जो तीसरे नंबर पर हमारे पास है वो हमारे पास ये है, to show the existence of the field, determine the strength of the field, and to give a unique direction of field at any point। अगर हमें किसी भी पॉइंट पर जो है फील्ड का डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा चार्ज यूज करेंगे? टेस्ट चार्ज यूज करेंगे। अब इस टेस्ट चार्ज से रिलेटेड हम कुछ और बातें ज़हन में रखेंगे। वो हमारे पास क्या है, जो अगला पॉइंट हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं इट्स मैग्नीट्यूड इज, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है? यूनिटी 1 है। अब इस बात पर आ रहा हूं क्यों। जो अगला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है इससे रिलेटेड, वो हमारे पास क्या है, वो ये है, इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। इस चार्ज को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अब क्यों लेते हैं इसकी तरफ जो है इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो हमारे पास क्या है, ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक इससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ा है, इससे रिलेटेड आपने एक और बात ज़हन में रखनी है। वो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं ये फील्ड की एग्जिस्टेंस को शो करता है, फील्ड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है और फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये फील्ड के पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज के फील्ड को वो कर सकता है, असरअंदाज कर सकता है, इफेक्ट उसके ऊपर छोड़ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि विदाउट इफेक्टिंग द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज के फील्ड को इफेक्ट किए बगैर, सही है, हम ये काम कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं, सही है, उसका स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं, फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर मालूम कर सकते हैं, सही है। तो अब आप कहोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड 1 क्यों लिया है, सही, और ये कैसे इफेक्ट नहीं करता। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। लेट सपोज मैंने एक चार्ज लिया Q, एक पॉइंट चार्ज है या सोर्स चार्ज है जो भी है, वो हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है 4 कूलम। 4 कूलम इज अ वेरी लार्ज चार्ज। अब हम लोगों ने लिया एक टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? यूनिटी का मतलब यानी 1 लेते हैं। किसी भी केस में हम लोग इसको 1 लेते हैं। अच्छा, अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने 1 लिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, तो Q इंटू Q नोड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 कूलम है, और इसका कितना है? 1 है। 1 को 4 कूलम से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्या बनेगा? 4 कूलम। या हम लोग कहते हैं यार 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्या बना? 4 बना। अब ये 4 जो है ये हमें किस चीज़ का मैग्नीट्यूड दे रहा है? यहाँ पर टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो कोई मायने नहीं रखती। आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस 5 मिलेगा आपको, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस 10 मिलेगा आपको। तो हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू को इसलिए 1 लिया है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू को इसलिए 1 लिया है ताकि दूसरे चार्ज के फील्ड को या उसके मैग्नीट्यूड को ये असरअंदाज न करें। इस वजह से इसकी वैल्यू हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? 1। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस आपको 4 मिलता है। मतलब अगर टेस्ट चार्ज का हम किसी दूसरे चार्ज के साथ प्रोडक्ट लें तो हमें रिजल्ट में जो मिलेगा वो दूसरे चार्ज का फील्ड मिलेगा। टेस्ट चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वापस वही उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें देगा।
तो हम लोग कहते हैं कि हमने अगर किसी चार्ज के फील्ड को स्टडी करना है, टेस्ट चार्ज वहाँ पर जब हम लेकर जाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे उससे, तो टेस्ट करने से हमें क्या होगा, टेस्ट करने से हमें उस फील्ड के बारे में, जो पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज का फील्ड है, उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल होगी। टेस्ट चार्ज का वहाँ पर कोई वो करेक्टर नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, इट इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसको हमेशा पॉजिटिव क्यों लिया गया है, इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिया गया? तो आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है, सही है, कि हमारे पास अगर हम इस टेस्ट चार्ज को का मैग्नीट्यूड -1 लेते हैं, तो -1 से क्या होता है, नेगेटिव साइन बड़ा जालिम साइन है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेगेटिव साइन बड़ा जालिम साइन है। ये हमेशा क्या करता है, चीज़ों की आइडेंटिटी को चेंज करता है। जैसे अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ +2 के साथ, अच्छा, माइनस इस माइनस को क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 2 बनेगा। माइनस इस प्लस को क्या करेगा, इसको क्या करेगा, माइनस करेगा। तो इस नेगेटिव साइन ने इस चार्ज की आइडेंटिटी को भी चेंज किया और इस चार्ज की आइडेंटिटी को भी क्या किया, चेंज किया। तो हम लोग कहते हैं यार, अगर एक चार्ज है उसका फील्ड मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज हो गई। तो फील्ड के यूनिफिकेशन के लिए, फील्ड के करेक्टरिस्टिक्स को यूनिक रखने के लिए हम लोग जो है टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेते हैं, वो हमारे पास हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक ऐसा नंबर है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वापस आपको वही रिजल्ट देता है। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वही रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उसका साइन जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अच्छा, अब आप कहोगे कि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ये हम लोग जो है सिर्फ इमेजिन करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम लोग जो है किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे अगर आप किसी बंदे को किसी जगह का लोकेशन बताते हो, जैसे क्वालिटी स्वीट का लोकेशन आप बता रहे हो, आप किसी से कहोगे कि यार मनान चौक से 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाओ, 4 मीटर जो है वेस्ट की तरफ जाओ, आपको मिलेगा वहाँ पर क्वालिटी स्वीट, मतलब आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया। या अगर आप गैसेस को स्टडी करते हो तो आप एक आइडियल केस लेते हो, आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फिर भी हम लोग उसको लेते हैं। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी में जो है एक आइडियल केस है हमारे पास। बात समझ रहे हो? तो हम लोग जो है ये टेस्ट चार्ज इसलिए लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 इसलिए होता है और इसको हम हमेशा पॉजिटिव इसलिए लेते हैं। ये हमारे पास टेस्ट चार्ज था। इससे रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अगर इस चार्ज का जो फील्ड है वो नेग्लिजिबल न होता, सही है, तो फिर वो दूसरे चार्ज के फील्ड को क्या करता, असरअंदाज करता, तो हम उसके फील्ड को स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने इसके फील्ड को नेग्लिजिबल इसलिए रखा है कि दूसरा जो फील्ड है वो इसके ऊपर असर करे, लेकिन इसका असर जो है वो उस चार्ज के फील्ड पर न हो, तो जिसके नतीजे में हमें सिर्फ उसी चार्ज का फील्ड मिलेगा, सिर्फ उसी चार्ज के फील्ड को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा चार्ज था, टेस्ट चार्ज था। अब हम लोग आते हैं, ये तो हमारे पास टेस्ट चार्ज था, हम लोग आते हैं पॉइंट चार्ज की तरफ। पॉइंट चार्ज में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। तो पॉइंट चार्ज को समझने से पहले, यानी कूलम्स लॉ को समझने से पहले आपको पॉइंट चार्ज को समझना होगा, फिर जो है जा करके आप बहुत अच्छे तरीके से कूलम्स लॉ को समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग लेते हैं पॉइंट चार्ज। आप ऐसे भी कह सकते हो, द चार्ज ऑन पॉइंट मास इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। अब यहां पर सवाल यह है, ये जो पॉइंट मास है ये किस चीज को बोलते हैं? हम लोग कहते हैं पॉइंट मास किस चीज को बोलते हैं? पॉइंट मास दैट मास whose size is negligible। वो मास जिसका साइज हमारे पास क्या हो, नेग्लिजिबल हो, यानी जिसका बिल्कुल मास न होने के बराबर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉइंट मास कह सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं, दूसरे अल्फाज में हम लोग कहते हैं कि पॉइंट चार्ज हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, दैट चार्ज पार्टिकल whose internal dimension is 0 या dimensions are 0। डायमेंशन का जो वर्ड है ये यहां पर हम लोग जो है किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये हम लोग साइज के लिए यूज करते हैं।
तो ऐसा कौन सा जो है हमारे पास पार्टिकल है जिसके इंटरनल डायमेंशन जीरो है, यानी इंटरनली वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है वो असल में पॉइंट चार्ज होता है। अगर आपसे कोई कहे कि एक सिंपल प्रोटॉन का चार्ज पॉइंट चार्ज है, तो हमें बताना है नो, इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। अब क्यों पॉइंट चार्ज नहीं है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन, असल में जब हम लोग पॉइंट चार्ज को डिफाइन करते हैं, ये तो सिंपल इसकी डिफिनेशन होगी। जब हम लोग पॉइंट चार्ज को डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये एक एग्जांपल आप लोग लिखो कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? इज अ पॉइंट चार्ज, बट प्रोटॉन इज नॉट। लेकिन प्रोटॉन हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो कंपोजिट पार्टिकल्स है, ये मजीद पार्टिकल से मिलकर बना है। अब सर आप यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स और पॉइंट चार्ज को क्यों कंपेयर कर रहे हो? रीजन क्या है? इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ रीजन सीखने हैं, कुछ रीजन समझने हैं। अगर मैंने दो चार्जेस के बीच में, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ मास है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी कुछ मास है, ये दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। इन दो चार्जेस के बीच में इसका मास m1 है, इसका मास क्या है? m2 है। इसके ऊपर चार्ज q1 है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? q2 है। इन दोनों चार्जेस के बीच में इस वक्त दो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। एक हम लोग कहते हैं कि यार एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो किस चीज का है? रिपल्जन का है, यानी ये दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे। एक इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? जो हमारे पास अट्रैक्शन का फोर्स। अगर मैंने इनके बीच में नेट फोर्स निकालना है कि इनके बीच में नेट फोर्स कितना है, तो आप कहोगे कि यार इलेक्ट्रिक फोर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस करो तो यहां पर हमारे पास नेट फोर्स मिलेगा। पॉइंट समझो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स को वाकई में समझना चाहते हो तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने क्लियर करने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक को सही तरीके से समझने के लिए आपने इन चीजों को क्लियर करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमें कूलम्स लॉ से मिलता है, वो हमारे पास क्या है? k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हम लोगों को जो है उससे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता है, वो क्या है? gm1 m2 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बनेगा? r स्क्वायर बनेगा। अब हम कहते हैं कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। बात समझ रहे हो? लेकिन इनके बीच में जो है हमारे पास क्या है? इनके बीच में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है और रिपल्सिव फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करता है। तो अगर हम लोगों ने प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझना है तो हमें क्या करना होगा? मैं चाहता हूं कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो चार्ज के बीच में न हो, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें एक ऐसा तरीकाकार अपनाना होगा जिस तरीकाकार को अपनाने के बाद क्या हो? इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो, यानी इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड तो कभी भी खत्म नहीं होता, वो तो इनफाइनाइट है, लेकिन नेग्लिजिबल हो सकता है, जीरो का अप्रोच कर सकता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फिर हमें जो फोर्स मिलेगा इन चार्जेस के बीच में वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोग अगर यहाँ पर लिखना चाहें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या है? k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। लेट्स सपोज q1 को भी मैंने 1 लिया, q2 को भी 1 लिया, सही है, और r को भी मैंने 1 लिया, तो हमारे पास फार्मूला इसका क्या बनेगा? k q1 ये 1 और ये हमारे पास 1, सही है। तो fe जो है वो किस k के बराबर है, और k की वैल्यू क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 9, सही है। इसी से हिसाब से अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहें तो हम लोग कहते हैं जी m1 को मैंने 1 किलोग्राम लिया, m2 को भी 1 किलो, यानी सारी वैल्यूज को यूनिट वैल्यूज लिए हम लोगों ने, सही है। तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास 1 1, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या बनेगा? g, और g की वैल्यू क्या है? 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -11। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू -10⁻11 में आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है 10⁻+9 में आ रही है। तो -11 से आप आ जाओ +9 की तरफ, ये तकरीबन 10⁻20 टाइम्स या 21 टाइम्स जो है ग्रेटर है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी 10⁻20 टाइम्स, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है? बहुत वो पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेग्लिजिबल नहीं होता, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी आसानी से नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, वो ज्यादा रेंज पर भी एक्ट करता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। बात समझ रहे हो?
तो हम लोगों ने अगर पॉइंट चार्ज को समझना है, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे। कूलम्ब्स लॉ हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि उन चार्जेस के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम कर सकें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मालूम करने के लिए प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको चाहिए। प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मालूम करने के लिए हमें उन दो चार्जेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ख़त्म करना होगा। फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जो हमारे पास कौन सा फोर्स होगा? वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो हम लोग इस वजह से पॉइंट चार्जेस की जो डेफिनेशन है वो हम ऐसे भी करते हैं, आपको अक्सर टीचर्स ने पढ़ाया होगा। वो हमारे पास क्या है कि दूस चार्जेस whose size is very small as compared to the distance between them. Those charges whose size is very small as compared to the distance between them, यानी वो चार्जेस जिनका साइज जो है, साइज मतलब मासेस, वो उनके बीच में डिस्टेंस के हिसाब से बहुत स्मॉल हो साइज। रीज़न क्या है? रीज़न ये है अगर मासेस छोटे हो और डिस्टेंस बड़ी हो, मासेस छोटे रखो और डिस्टेंस को बड़ा रखो। इस फार्मूले में आप लोग देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है, अगर हम लोग मासेस को क्या करें? छोटा कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स मजीद कम हो जाएगा। तो अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करना है, मासेस को छोटा रखना होगा और डिस्टेंस को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, ताकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या हो जाए? ये नेग्लेक्ट हो जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा। तो हम कहते हैं दूस चार्जेस whose size is very small as compared to the distance between them, उन चार्जेस को हम लोग फिर बोलते हैं कि पॉइंट चार्जेस। अब प्रोटॉन जो है, आइसोलेटेड प्रोटॉन हमारे पास जो है वो क्या नहीं है? वो हमारे पास आइसोलेटेड प्रोटॉन जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और प्रोटॉन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। तो हम लोग कहते हैं कि यार अर्थ के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या पॉइंट चार्ज है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है। तो सिंपल पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो? नेग्लिजिबल हो। वो चार्जेस जिनके बीच में कौन सा फोर्स नेग्लिजिबल हो? ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो, ऐसे चार्जेस को, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेग्लिजिबल नहीं हो, ऐसे चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मेरे अल्फाज में भी डिफाइन करवाता हूँ कि ये हमारे पास क्या है। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं डेफिनेशन नंबर 3, हम लोग कहते हैं दूस चार्जेस between which gravitational force is negligible but electric force is considerable। वो चार्जेस जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो? नेग्लिजिबल हो। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कुछ वैल्यू हो, यानी वो चार्जेस ये आप लिखो या दूस चार्ज्ड पार्टिकल्स। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं कि यार मैं ज़मीन को और स्टार को मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। क्यों? ज़मीन पर खड़े होकर के आपको स्टार जो है एक पॉइंट की तरफ नजर आएगा और स्टार पर खड़े होकर के आपको ज़मीन जो है एक पॉइंट की तरफ नजर आएगा। तो हम लोग कहते हैं इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उनको हम पॉइंट मासेस कह सकते हैं। तो हम कहते हैं पॉइंट मास के ऊपर जब चार्ज आता है, ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। और पॉइंट मास का जो, यानी दो पॉइंट मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये हम इसलिए पढ़ते हैं। सही है? होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। उम्मीद करता हूँ फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेशन में जो है ज़रूर कमेंट करें। सही है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह कूलम्ब्स लॉ के ऊपर होगा, और कूलम्ब्स लॉ में मजीद जो है पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट को हम समझेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।